हेलो एवरीवन। ये है तीसरा पार्ट। पहला और दूसरा पार्ट आप लोग देख लें निश्चित रूप से। और ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में मैंने बताया था आपको कि अवधि बीमा क्या होता है, बंदोबस्ती बीमा, एंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है, उसके बाद से यूली प्लान, सूक्ष्म बीमा और धन वापसी योजना मैंने बताया था आपको। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देखें, 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसे एक मियादी पॉलिसी खरीदने की सबसे अच्छी सलाह दी जाती है? किसको आप मियादी पॉलिसी खरीदने की सबसे अच्छी सलाह देंगे? आइए इसके ऊपर गौर करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसको लेके। अब देखें आप इसमें क्या है। कह रहा है कि मियादी पॉलिसी। अब सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये मियादी पॉलिसी है क्या। इसलिए मैंने कहा पिछला वीडियो देखें आप। मियादी पॉलिसी को टर्म प्लान या टर्म पॉलिसी कहते हैं। टर्म बीमा, इसको हिंदी में और अवधि बीमा भी कहते हैं और मियादी बीमा कहते हैं। अवधि बीमा जैसे मैंने बताया था, आप उसको वीडियो को देख लें। इसमें क्या होता है कि जितने समय की आप पॉलिसी लेते हैं उस पीरियड के भीतर ही आपका रिस्क कवर होता है। यानी कि अगर 20 साल, 21 साल, 25 साल की आपने पॉलिसी ली है, उस पीरियड में अगर मृत्यु होती है पॉलिसी धारक की, तो ही उसके नॉमिनी को उसका बेनिफिट मिलता है। पॉलिसी अवधि तक अगर वो व्यक्ति जीवित रह जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है, शून्य मिलता है। यानी कि इस पॉलिसी की परिपक्वता पे जो राशि मिलती है कुछ नहीं मिलती है, शून्य मिलता है। हाँ, उस पीरियड के भीतर अगर मृत्यु हो पॉलिसी धारक की तो उनके नॉमिनी को बहुत बड़ा पॉलिसी का उसका जो राशि है वो राशि उनको मिलती है, उनके नॉमिनी को। अब आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक मियादी पॉलिसी खरीदने की सबसे अच्छी सलाह दी जाती है। ऑप्शन पढ़ें आप। पहला ऑप्शन है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे बीमा अवधि के अंत में पैसे की ज़रूरत है, उसको तो ये प्लान देंगे ही नहीं आप, क्योंकि अंत में तो इसमें शून्य मिलता है, तो ये ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे बीमा की ज़रूरत है और एक उच्च बजट है, उसके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको टर्म पॉलिसी के बदले आप उसको बंदोबस्ती बीमा दे सकते हैं, धन वापसी योजना दे सकते हैं, यूलिप प्लान दे सकते हैं, क्योंकि उसके पास पैसा है। ये प्लान उसको देना है जिसके पास पैसा कम है, लेकिन उसको आप जानते हैं कि इसको रिस्क कवर की ज़रूरत है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे बीमा की ज़रूरत है और बजट कम है, पैसा कम लगता है इस प्लान में। उस वीडियो में आपने देखा कि पैसा 5 से 6 हज़ार रुपये अगर कोई देता है साल का, 30 से 35 साल का व्यक्ति, तो उसको लगभग समझिए कि 50 लाख का कवर मिल जाता है। और चौथा ऑप्शन है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे बीमा उत्पाद की ज़रूरत है जो उच्च लाभ देते हैं, तो कोई लाभ नहीं देता है, इस पे तो मैच्योरिटी पे ज़ीरो मिलता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सही जवाब होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे बीमा की ज़रूरत है और पैसा कम है। पैसा कम है उसको अवधि प्लान दीजिए, मैच्योरिटी पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसको उसके नहीं रहने पे उसके परिवार को एक बहुत बड़ी राशि मिल जाएगी। जैसे सोचें कि अगर कोई आदमी 5,000 से लेके 6,000 के बीच का प्रीमियम अगर ईयरली देता है, सलीना दे रहा है साल का, तो उसके नॉमिनी को समझिए कि 50 लाख की राशि उसके नहीं रहने पे मिल जाएगी। यानी कि उसका रिस्क कवर कितने का है? 50 लाख रुपए का। सोचिए कि 5 से 6,000 में आप उसको अगर बंदोबस्ती या धन वापसी योजना दे तो 1 लाख की पॉलिसी होगी, उसके नहीं रहने पे 1 लाख रुपए मिलेगा। मैच्योरिटी पे हाँ 2 लाख 2.5 लाख तो पैसा मिल ही सकता है, लेकिन अगर बीच में अगर कोई अनहोनी हो जाए तो उस व्यक्ति के परिवार को कितना पैसा देंगे आप? 2 लाख। एक्सीडेंटल में डबल मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लाख रुपए के बीच में आप उसके परिवार को देंगे। लेकिन आप सोचिए कि 1 से 2 लाख रुपए में वो अपने परिवार को क्या देके जाएगा? तो उसके पास पैसा कम है तो उसको आप टर्म प्लान सुझा सकते हैं कि आप ये ले लीजिए, इसमें रिस्क कवर बहुत रहेगा, हाँ इसमें मैच्योरिटी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपने समझ लिया। आइए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब इसमें ये देखें कि ये बंधक मोचन बीमा के पीछे क्या उद्देश्य है। आइए इसको मैं समझाऊंगा आपको ऐसे। बंधक मोचन बीमा, आइए समझते हैं। देखें, बंधक मोचन बीमा या इसको बंधक मुक्ति बीमा भी कहते हैं, मोचन या मुक्ति बीमा भी इसको बोलते हैं। बंधक से मुक्ति मिल जाए ऐसा बीमा
मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसमें हाँ, कुछ और बातें हो सकती हैं, ज़्यादा डीप में हमें जाना नहीं है। सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं। तो बंधक से मुक्ति मिल जाए ऐसा कौन सा बीमा है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कि जब मान लीजिए आप इसको बहुत सरल भाषा में समझिए कि आप किसी बैंक के पास गए लोन लेने के लिए। मान लीजिए कि आप गए एक्सिस बैंक के पास या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए। तो बैंक से आपको चाहिए 25 लाख रुपए लोन। किस लिए चाहिए? कि आपको अपना घर बनवाना है। आपको अपना घर बनवाना है। बैंक से आपको 25 लाख रुपए लोन चाहिए। बैंक ने कहा कि ठीक है साहब, मैं आपको 25 लाख रुपए लोन दूंगा, लेकिन इसके बदले में आप क्या गिरवी रखेंगे मेरे पास? मैं आपको किस आधार पे पॉलिसी दे दूं? तो बैंक कहता है कि आप एक ऐसा काम करें कि आपको मैं लोन दे रहा हूं, इसके एवज में मैं आपकी एक टर्म पॉलिसी कर दूंगा। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, एक्चुअल जो प्रोसीजर होता होगा। तो बैंक कहता है कि चलिए आपको 25 लाख का मैं आपको हाउसिंग लोन दे रहा हूँ, इसके एवज में 25 लाख का आपको मैं टर्म प्लान आपकी पॉलिसी कर दूंगा। कौन सी पॉलिसी साहब? टर्म पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या होता है कि मैच्योरिटी पे आपको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन बीच में डेथ होने पे वो पॉलिसी का पैसा मिलता है। अब इस चीज़ को ऐसे समझें आप कि बैंक ने आपको दे दिया पॉलिसी के नाम पे कि आपकी पॉलिसी बैंक ने कराया, बहुत सारा फॉर्म साइन करवाया बैंक ने, साथ में एक वो भी टर्म प्लान की पॉलिसी बैंक ने करवा ली आपसे, और उसका जो पेपर है बैंक ने अपने पास रख लिया। क्यों? क्योंकि अगर आप जाते हैं ऊपर तो आपके घर के लिए जो 25 लाख दिया हुआ है, उस टर्म पॉलिसी से बैंक अपना पैसा निकाल लेगा। आपका घर नीलाम होने से बच जाएगा, आपके बच्चे बेघर होने से बच जाएंगे। तो बंधक मोचन बीमा के पीछे उद्देश्य ये है कि आवास ऋण लेने वालों को ये वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। क्या? बंधक मुक्ति बीमा। तो ये बंधक से आपको मुक्ति मिल गई, कुछ और नहीं रखना पड़ा, बंधक से मुक्ति मिल गई। बंधक मोचन बीमा भी कहेंगे इसको। और ये बंधक बीमा जो हुआ, ये कौन सा प्लान है एक्चुअली? ये टर्म प्लान है, यानी कि अवधि बीमा है। अवधि बीमा बैंक ने किया, अपने पास रख लिया और आपको पैसा दिया। आपके साथ कोई अनहोनी होती है अगर, तो बैंक उस पैसे से, उस प्लान से जो उसने अपने पास रखा वो उससे अपना पैसा निकाल लेता है बैंक। तो आपका घर नीलाम होने से बच जाता है। तो इसका क्या बेनिफिट हुआ कि आवास ऋण लेने वालों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। और सवाल ये पूछ, लेकिन आपको मैं समझाऊं कैसे कि बंधक के रूप में उसने अपने पास क्या रखा बैंक ने? आपका अवधि बीमा। तो अवधि बीमा कौन सा बीमा हुआ? बंधक मुक्ति बीमा। अब आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि ये बताएं आप कि बंधक मुक्ति बीमा किस प्रकार का बीमा है? तो अवधि बीमा है साहब। ठीक है, अब ये समझ गए आप। अब इसमें एक और सवाल पूछता है कि ये बंधक मुक्ति बीमा के पीछे उद्देश्य क्या है? तो मैंने आपको बताया, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि आवास ऋण लेने वाले लोगों को ये वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा किस प्रकार प्रदान कर रहा है? ये मैंने बताया कि आपके नहीं रहने की स्थिति में बैंक आप ही की पॉलिसी से, उस टर्म प्लान से पैसा ले लेता है और आपका घर नीलाम होने से बच जाता है। तीसरा सवाल ये पूछता है कि अच्छा ये बताएं आप कि ये बंधक बीमा तो है, अवधि बीमा, बंधक बीमा जो है ये अवधि बीमा तो है, लेकिन घटती हुई अवधि बीमा या बढ़ती हुई अवधि बीमा है? अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि आपने घर के लिए लोन लिया 25 लाख रुपए, ठीक है, और बैंक ने आपकी 25 लाख की टर्म पॉलिसी भी बैंक ने आपकी करा ली। अब जैसे जैसे आप उसका बैंक का जो पैसा है ईएमआई देते जाएंगे, तो बैंक का कर्जा भी आपके ऊपर कम होता जाएगा। नहीं, जब लिया 25 लाख, उसके 5 साल के बाद मान लिया 18 लाख हुआ, उसके बाद 15 लाख हुआ, उसके बाद 12 लाख, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद 6 लाख, इस तरीके से कम हो रहा है आपका। तो मान लीजिए कि इस पीरियड में, आज से 15 साल के बाद डेथ हो गया, तो क्या बैंक इस पूरी पॉलिसी का 25 लाख ले लेगा क्या? नहीं। बैंक जैसे जैसे आपका हाउसिंग लोन का अमाउंट, आपके ऊपर कर्ज जो है बैंक का कम होता जाएगा, आपके इस टर्म प्लान की राशि भी कम होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने 15 साल किस्त भी दिया और डेथ हो गया, बैंक 25 लाख भी ले लिया। ये तो गलत हो जाएगा साहब। तो जैसे जैसे आपका हाउसिंग लोन कम हो रहा है, बैंक ने अवधि बीमा जो कराया था उसकी राशि भी, उसके बीमा धन की राशि, बीमा धन भी उसका कम होते जाता है। तो समझ गए आप। तो सवाल ये पूछेगा कि बंधक मुक्ति बीमा किस प्रकार का बीमा है? तो अवधि बीमा है, टर्म प्लान है,
और सवाल ये पूछेगा कि घटती हुई अवधि बीमा या बढ़ती हुई अवधि बीमा, तो आप देख रहे हैं ये घटती हुई अवधि बीमा है। ठीक है, तो आइए हम ये समझ गए आप। अब कुछ और चीज़ को पढ़ते हैं। अब एक चीज़ पढ़ेंगे हम, ये कंसेप्ट, इसका क्वेश्चन भी आगे सॉल्व करेंगे। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम। अब सोचिए जरा, विवाहित को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैरिड, महिला को वुमन, संपत्ति को क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी, अधिनियम को क्या कहेंगे साहब? एक्ट। और ये 1874 का एक्ट है। ठीक है, विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम। अब मैरिड से अगर हम इसको शॉर्ट करें तो एम ले लेंगे, वुमन का डब्ल्यू ले लेंगे, प्रॉपर्टी का पी ले लेंगे और एक्ट को रहने देंगे। तो ये हो जाएगा MWP एक्ट। इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि MWP एक्ट क्या है, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम समझ गए कि MWP क्या है, मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट, विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम। आइए कुछ फटाफट इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम जो है, ये कोई पॉलिसी नहीं है, इस अधिनियम के तहत पॉलिसी ली जाती है। अब सबसे पहले जान लें, देखें मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा या कुछ कम, या हो सकता है मैं कुछ गलत एक्सप्लेन कर जाऊँ, लेकिन परीक्षा में आपका सवाल बिल्कुल ही सही बनेगा, तो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है, मैं कोई वकील नहीं हूँ। तो देखें, पहला इसमें यह है कि ये कोई पुरुष ही पॉलिसी ले सकता है। कौन ले सकता है? पुरुष। महिला या मतलब ये पॉलिसी, मतलब कहने का मतलब इस अधिनियम के तहत कोई पुरुष ही पॉलिसी ले सकता है। दूसरा, वो पुरुष कैसा होना चाहिए? वो विवाहित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विवाहित होना चाहिए या तलाकशुदा होना चाहिए। तलाकशुदा होना चाहिए या विधुर होना चाहिए, यानी कि जिनकी पत्नी नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो विवाहित हो, तलाकशुदा हो, विधुर हो, तो व्यक्ति पॉलिसी लेगा, यानी कि अविवाहित नहीं होना चाहिए। तो ये बात हो गई, ये पहली बात। दूसरा कि इस प्लान में मैच्योरिटी जो है पॉलिसी धारक को नहीं मिलता है। मैच्योरिटी पॉलिसी धारक को, यानी कि पॉलिसी होल्डर को नहीं मिलता है। फिर आप पूछेंगे कि भाई पॉलिसी होल्डर को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? देखिए, बाकी प्लान में क्या होता है, मतलब बाकी नॉर्मली जो हम प्लान ले लेते हैं तो उसमें हम अपना कोई नॉमिनी बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा, कोई नॉमिनी बनाते हैं। वो पति को बनाए, पति पॉलिसी ले रहे हैं तो अपनी पत्नी को, बच्चों को नॉमिनी हम बनाते हैं। लेकिन इस प्लान में नॉमिनी नहीं बनाया जाता है, इसमें न्यासी बनाया जाता है। इसको इंग्लिश में ट्रस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार बोले आप। हिंदी में न्यासी कहते हैं और इंग्लिश में ट्रस्टी कहते हैं। इसमें ट्रस्टी बनाया जाता है। अब ट्रस्टी जब हम बनाते हैं तो ट्रस्टी कौन कौन हो सकता है? तो जैसे मैंने बताया कि इस प्लान को सिर्फ विवाहित पुरुष, विधुर या तलाकशुदा ही ले सकता है। तो इसमें वो न्यासी जो होगा अपनी पत्नी को बनाते हैं या बच्चों को, या दोनों को। पत्नी और बच्चों को ही इसमें न्यासी बनाया जा सकता है, इसीलिए नॉमिनी नहीं बनाया जाता है। नॉमिनी तो माता पिता को ही बनाते हैं। इसमें सिर्फ पत्नी और बच्चों को ही, इस अधिनियम के तहत अगर पॉलिसी लेते हैं तो इसमें पत्नी और बच्चों को ही आप न्यासी बना सकते हैं, ट्रस्टी बना सकते हैं। जब एक बार इस पॉलिसी में आपने ट्रस्टी बना लिया तो आप अगर जीवित हैं पॉलिसी की अवधि की समाप्ति तक, तो भी पैसा न्यासी को ही मिलता है। जो बीमे की राशि है वो किसको मिलेगी? न्यासी को ही वो राशि मिलेगी। अगर आप जीवित नहीं हैं तो न्यासी को तो मिलना ही मिलना है। आप जीवित हैं पॉलिसी की अवधि तक तो पैसा न्यासी को ही, यानी पत्नी और बच्चों को ही मिलेगा। अगर आप जीवित नहीं रहे तो न्यासी को तो वैसे ही मिलना है। तो दोनों ही कंडीशन में इसमें पैसा न्यासी को ही मिलता है। यानी कि सवाल ये पूछे कि अगर किसी व्यक्ति ने MWP अधिनियम के तहत पॉलिसी ली है तो परिपक्वता पर राशि, परिपक्वता लाभ किसको मिलेगा? पॉलिसी धारक को या न्यासी को या नॉमिनी को? ना पॉलिसी धारक को मिलेगा, ना नॉमिनी को मिलेगा, न्यासी को मिलेगा। दूसरा सवाल ये पूछेगा कि अगर पॉलिसी धारक ने MWP अधिनियम के तहत कोई पॉलिसी ली है तो मृत्यु पर किसको राशि मिलेगी? मृत्यु पर न्यासी को ही मिलेगी। तो ये आपने समझ लिया। इसमें कुछ और जो बातें हैं कि इस पॉलिसी को आप सरेंडर नहीं कर सकते हैं। इस अधिनियम को, माफ़ कीजिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस पॉलिसी मतलब इस अधिनियम के तहत
इस एक्ट के तहत अगर पॉलिसी ली जाती है तो उसको सरेंडर आप नहीं कर सकते हैं, इसको किसी और के नाम से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये ट्रांसफ़र क्या होता है मैं आगे इसकी चर्चा करूँगा। इसको हिंदी में समनुदेशन बोलते हैं, समनुदेशन, इसको असाइनमेंट बोलते हैं। समनुदेशन, किसी और के नाम से पॉलिसी को ट्रांसफ़र भी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पॉलिसी तो ले रहा है इस अधिनियम के तहत, लेकिन उसने ट्रस्टी नहीं बनाया, पत्नी और बच्चों को ट्रस्टी न्यासी वो नियुक्त नहीं किया और परिपक्वता तक पॉलिसी पहुंच गई, तो फिर वो राशि जो है वो राशि किसको मिलेगी? राशि किसको मिलेगी? ट्रस्टी तो आपने बनाया नहीं। तो इसका जवाब होता है कि राज्य के सरकारी न्यासी को पैसा चला जाएगा, राज्य के सरकारी न्यासी को पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जान लिया, इससे क्वेश्चन आपका बनेगा। आगे मैं क्वेश्चन देखता हूँ कि और मैं आपको क्या बताऊँ, ध्यान से समझिएगा। हाँ, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, इससे सवाल पूछा जाता है, प्रमुख व्यक्ति बीमा। मैं इससे ज़्यादा खूबसूरत लिख सकता हूँ और लिखता भी हूँ, चूँकि ये टैब पे मैं लिख रहा हूँ तो आदत तो है नहीं, इसलिए राइटिंग मेरी अच्छी हो रही है। प्रमुख व्यक्ति बीमा, प्रमुख व्यक्ति को बीमा को इंग्लिश में कीमैन इंश्योरेंस कहते हैं, कीमैन इंश्योरेंस। अब इसको प्रमुख व्यक्ति को कीमैन क्यों कहते हैं, इसको मैं समझा दूं, आपको याद रहे। कीमैन जिस आदमी के पास चाबी है ना, वो मेन आदमी है ना घर का, तो इसलिए उसको मान लीजिए कि वो प्रमुख व्यक्ति है, और उसके नाम से अगर पॉलिसी ली जाती है तो उसको प्रमुख व्यक्ति बीमा कहते हैं। अब ये प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? आपके घर का कोई प्रमुख व्यक्ति है तो क्या आप उसके नाम से प्रमुख व्यक्ति बीमा ले सकते हैं क्या? नहीं। जनरली होता यह है कि किसी बड़े संस्थान में उसका कोई एक प्रमुख व्यक्ति होता है जो सब कुछ हैंडल करता है। मान लीजिए कोई भी संस्थान हो, कोई भी वो संस्थान हो, कोई भी बिजनेस हो, उसका एक मेन आदमी होता है, तो उसके नाम से अगर वो संस्थान पॉलिसी लेता है तो उसको हम प्रमुख व्यक्ति बीमा कहते हैं। मान लीजिए कि कोई XYZ एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें मान लीजिए कि सुरेश नाम के कोई व्यक्ति हैं, बहुत काबिल हैं, उस कंपनी उन्हीं के ऊपर मान लीजिए एक तरीके से टिकी हुई है। अगर सुरेश उस कंपनी को छोड़ के चले जाएं या सुरेश की मृत्यु हो जाए तो इस कंपनी का तो बड़ा नुकसान होगा। सुरेश की काबिलियत के जैसा कोई दूसरा व्यक्ति ढूंढने में इस कंपनी को समय लग सकता है। उनकी जो एक्सपर्टीज़ है किसी दूसरे व्यक्ति को पता नहीं वो कब तक उनमें वो बात आए, तब तक कंपनी क्या करती है कि ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए इन व्यक्ति के महाशय के नाम से एक बहुत बड़ी पॉलिसी ले लेती है, जिसको हम कहते हैं कीमैन इंश्योरेंस। अगर ये मान लीजिए कि छोड़ के काम किसी दूसरी कंपनी में चले जाएं सुरेश बाबू, हाँ, किसी दूसरी कंपनी में काम छोड़ के चले जाएं तो कंपनी का लॉस होगा। इनकी डेथ हो जाए तो कंपनी का लॉस होगा। इनसे बहुत लाभ है उस कंपनी को, तो कंपनी को उस व्यक्ति से जितना बेनिफिट है, जितना प्रॉफिट है, जितना लाभ है कंपनी को उस व्यक्ति से, उतने के बराबर अगर पॉलिसी ले ली जाती है, उतने बराबर जो भी उसका टर्म कंडीशन होता हो, तो उसको हम कहते हैं प्रमुख व्यक्ति बीमा। तो आपने ये समझ लिया कि प्रमुख व्यक्ति बीमा क्या होता है। जब कोई संस्थान मान लीजिए कि उनके नाम से अगर 500 करोड़ की पॉलिसी ली जाती है, उनके नहीं रहने पे 500 करोड़ का जो नुकसान होगा, जो लाभ उनसे होता था, वो कंपनी को भरपाई की जाएगी। तो प्रमुख व्यक्ति बीमा में सवाल ये पूछेगा कि पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रमुख व्यक्ति बीमा में जो बीमा धन ये 500 करोड़ की पॉलिसी ली गई, ये किस चीज़ पे निर्भर करता है? ये सुरेश बाबू के इनकम पे निर्भर करता है क्या? क्योंकि इसका प्रीमियम तो सुरेश बाबू को देना नहीं है, XYZ कंपनी को देना है। तो ये जो बीमा धन है ये व्यवसाय के लाभ पे निर्भर करता है कि व्यवसाय को इस व्यक्ति से, सुरेश बाबू से कितना लाभ हो रहा है, उतने के हिसाब से बीमा धन होता है, ना कि सुरेश बाबू का इनकम कितना है। तो पहला सवाल ये पूछेगा कि प्रमुख व्यक्ति बीमा में जो बीमा धन होता है वो किस चीज़ पे निर्भर करता है? उस व्यवसाय के लाभ पे निर्भर करता है, ठीक है।
आइए अब क्वेश्चन बनाते हैं। देखें, ये पहला क्वेश्चन है कि बंधक मोचन बीमा MRI के पीछे क्या उद्देश्य है। मैंने बताया कि बंधक मोचन बीमा, बंधक मुक्ति बीमा, ये कौन सा बीमा होता है? सबसे पहले आप बताएं। ये होता है अवधि बीमा, जो बैंक आपके नाम से करा के फॉर्म अपने पास जो है उसका दस्तावेज रख लेता है कि आपने जो लोन लिया है, हाउसिंग लोन, आपके नहीं रहने की स्थिति में उससे अपना पैसा आप वो निकाल ले बैंक। सिंपल सी बात है। तो बंधक मोचन बीमा, जिसको MRI भी बोलते हैं, इसको हिंदी में MRI कह ले, बंधक मोचन इंग्लिश में MRI यानी कि मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस होता है। तो बंधक मोचन बीमा के पीछे उद्देश्य क्या है? आवास ऋण लेने वालों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। आप समझ लें इसको। अभी हम लोगों ने बात की कि प्रमुख व्यक्ति बीमा यानी कि कीमैन इंश्योरेंस। कीमैन इंश्योरेंस में पॉलिसी के अंतर्गत बीमा धन आमतौर पर किससे जुड़ी होती है? बीमा धन प्रमुख व्यक्ति की आय से, व्यवसाय के इतिहास से, मुद्रास्फीति सूचकांक से नहीं, व्यवसाय के लाभ पे इस पॉलिसी का बीमा धन होता है कि 100 करोड़, 200, 500 करोड़, जितने की भी पॉलिसी हो। अब बंधक मोचन बीमा का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखें आप है कि बंधक मोचन बीमा को डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके अंतर्गत? घटती टर्म परिवर्ती यूनिवर्सल। घटती टर्म जीवन बीमा, आपने जो लोन लिया है उसकी राशि जो है कम होती है तो टर्म प्लान की पॉलिसी की भी जो 25 लाख से घट के वो भी घटता जाएगा। तो घटती टर्म जीवन बीमा। क्लियर है? आप पॉलिसी को आप समझ लें अगर, तो क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखें, आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज कर दें, फिर क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, ऑप्शन फिर से पढ़ें, ताकि आप आराम से समझ लें। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है। आइए अब ये क्वेश्चन है कि चौथा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से नुकसान को मुख्य व्यक्ति बीमा के अंतर्गत कवर किया जाता है? कौन से नुकसान को इसमें जो कवर किया जाता है, जो पॉलिसी ली जाती है कीमैन इंश्योरेंस में, प्रमुख व्यक्ति बीमा में, वो किस चीज़ को कवर करता है? विस्तारित अवधि से संबंधित घाटे, जब कोई प्रमुख व्यक्ति काम करने में असमर्थ होता है, वो काम करने में असमर्थ हो, काम छोड़ के चला जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, बीमारी हो जाए या कोई भी और चीज़ हो जाए, कि जब वो काम करने में असमर्थ हो गया उस कंपनी के लिए, तो जो भी घाटा होगा उससे संबंधित उसको कवर किया जाता है। ये पांचवा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद ही कर लें एक तरीके से। एक पॉलिसी MWP अधिनियम के तहत ली गई है, मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ली गई है। अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी के अंतर्गत लाभों को प्राप्त और प्रबंधित करने के लिए एक विशेष न्यासी नियुक्त नहीं करता है, तो पॉलिसी के अंतर्गत जो राशि होती है किसको देय हो जाती है, किसको मिल जाती है? राज्य के सरकारी न्यासी को। छठा क्वेश्चन है कि महेश ने उधार की पूंजी से एक व्यवसाय चलाया, उधार लिया और एक व्यवसाय शुरू किया। उसके आकस्मिक निधन के बाद सभी लेनदार महेश की संपत्ति को हथियाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसने मेरा पैसा लिया है, उसकी संपत्ति हम लेके अपना पैसा रिकवर कर लें। लेकिन इनमें से कौन सी संपत्ति जो है लेनदारों की पहुंच से परे है, पहुंच से बाहर है? कौन सी संपत्ति जो है लेनदार नहीं ले सकते हैं? महेश के नाम की कोई संपत्ति है, ले सकते हैं। महेश के बैंक खाते में पैसे हैं, वो ले सकते हैं, निकालिए और मुझे दे दीजिए। MWP अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत खरीदी गई मियादी जीवन बीमा पॉलिसी, इसको लेनदार नहीं ले सकते हैं। महेश के म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो भी ले सकते हैं, इसको तोड़िए दे दीजिए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि MWP अधिनियम के तहत अगर कोई पॉलिसी ली गई है तो उसको ना तोड़ा जा सकता है, समय पूरा होने पे ही मिलेगा, उसको सरेंडर नहीं किया जा सकता है। और मिलेगा तो सिर्फ न्यासी को ही, और न्यासी कौन होते हैं? पत्नी और बच्चे। तो ये होगा इसका सही जवाब। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा MWP अधिनियम के मामलों के संदर्भ में सही है? कौन सा सही है बताएं? परिपक्वता दावों के चेक पॉलिसी धारकों को भुगतान किए जाते हैं। परिपक्वता दावों के चेक न्यासियों को भुगतान किए जाते हैं। परिपक्वता पे जो राशि मिलती है वो परिपक्वता दावा बोलते हैं। तो पॉलिसी धारक को मिलता है क्या MWP में? नहीं, न्यासी को ही मिलता है। परिपक्वता मतलब जीवित रहने पे,
8 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया कौन सा विकल्प एमडब्ल्यूपी अधिनियम के मामलों के संदर्भ में सही है। मृत्यु दावों का निपटारा नामितियों के पक्ष में किया जाता है। नामिती मतलब नॉमिनी, नॉमिनी के पक्ष में नहीं मिलता है। मृत्यु दावों का निपटारा न्यासियों के पक्ष में होता है। कथन 2 सही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा, इसको याद कर लें। एक व्यक्ति बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत स्थापित प्रावधानों के अधीन एक मध्यस्थ के तौर पर बिना पंजीकरण के कार्य शुरू कर दिया। उसने बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत जो भी प्रावधान किए गए हैं उसके अधीन एक मध्यस्थ के तौर पर बिना पंजीकरण के कार्य करता है तो उसे 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को मेरा ख्याल है यही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इतना रहेगा, 25-26 मिनट का वीडियो रहेगा, तो आराम से एक सीटिंग में बैठ के आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इसका जो चौथा पार्ट आएगा उसमें कुछ और क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो चौथा पार्ट बिल्कुल मिस नहीं करेंगे आप। तो बहुत धन्यवाद आप सब।